मॉर्निंग फ्रेंड, मैं संतोष कुमार गुलशन आपको मैथमेटिक्स 11-12 सीबीएसई का क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका कि सॉल्यूशन एनसीईआरटी के पैटर्न को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। और यहाँ मैं जान लूँ कि मैं सीबीएसई +2 का लगभग 10 साल से मैं इसकी तैयारी करा रहा हूँ और साथ में जेई इंट्रेंस का भी तैयारी कराता हूँ। और मैं पहली बार ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ रहा हूँ, जिसमें कि आप लोगों का सहयोग की आवश्यकता है। मैं सबसे पहले आज डिस्कशन करने वाला हूँ कि 11-12 और आईआईटी जेई को लेकर हम लोगों के पास जो भ्रांतियाँ हैं कि आईआईटी जेई कुछ अलग है और 11-12 कुछ अलग है। नहीं, हमारे यहाँ आईआईटी जेई का जो एग्ज़ाम ली जाती है, जेई का जो इंट्रेंस का एग्ज़ाम ली जाती है, मैथमेटिक्स में सिलेबस वही होता है, बट क्वेश्चन के स्तर में डिफरेंस होती है। शुरुआत में जब हम लोग स्टडी करते हैं फर्स्ट लेवल जो होता है वो जेई सीबीएसई को फॉलो करते हुए या +2 को फॉलो करते हुए हम लोग चलते हैं। उसके बाद लेवल 2 में जाते हैं, जो कि जेई मेन का लेवल होता है, जिसमें कि जेई मेन के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और क्वेश्चन के पैटर्न को ही या क्वेश्चन के स्तर को ही हम लोग +2 जेई मेन और एडवांस कंसीडर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जेई के लिए कुछ अलग से कुछ पढ़नी होती है या जेई के लिए अलग से कुछ सिलेबस आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चंस जेई में पूछे जो जाते हैं वो उसका सिलेबस वो टैली करता है 11-12 के सिलेबस से। तो मैं आज सबसे फर्स्ट आपको 11-12 के सिलेबस से रूबरू कराता हूँ और उसको अवेयर कराता हूँ कि देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस में पढ़नी होती है। सबसे पहले 11th और 12th के सिलेबस की बात करते हैं। 11th के सिलेबस में सबसे फर्स्ट हमारे पास जो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th और 12th दोनों, तो 11th और 12th के लिए सबसे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आखिर हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स होनी चाहिए, क्या क्या स्टडी होनी चाहिए, इस चीजों को हम लोग गौर करेंगे। सबसे पहली बात, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप हम लोग शुरुआत से क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जान लेंगे। नंबर सिस्टम। दूसरा, एक आप जूनियर क्लासेस में जब 7, 8 या 9 में आप पढ़े होंगे या पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है आगे के क्लासेस में या क्वेश्चन बनाने में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तीसरी चीजें ये आती है कि आपको, जैसे कि हमारे यहाँ 9, 10, 11, 12 ये चारों क्लासेस में कहीं पर भी लॉगरिथम को सेपरेट सब्जेक्ट करके नहीं पढ़ाया गया है, बट उसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए हम लोग लॉगरिथम भी एक चैप्टर होता है जिसे पढ़ना पड़ेगा। तीसरा, चौथा चैप्टर हमारे पास इक्वेशंस सॉल्विंग। इक्वेशन सॉल्विंग को भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह के इक्वेशंस की, चाहे वो लीनियर इक्वेशन हो चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें आना चाहिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आना चाहिए। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारे सिलेबस में 10 के सिलेबस का होता है और उसमें हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड या उसका इक्वेशंस के प्रॉपर्टीज को देखते हुए उस हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 चैप्टर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आता है और इसी को हम लोग आगे स्टडी करते हैं। उसके बाद इस 4 चैप्टर के बाद हमारे पास सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो लीनियर इनइक्वालिटीज, जो 11th के सिलेबस एनसीईआरटी में 5वां चैप्टर के फॉर्म में है। इसको लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ने के बाद हम लोग जाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस
इक्वेशन, तीसरा एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअल में एनसीईआरटी के पैटर्न में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को एक साथ रखा गया है, और लेकिन बट आईआईटी जेईई के फॉर्म से दोनों चैप्टर को अलग अलग करके पढ़ना होता है। दोनों एक अच्छा मैग्नीट्यूड रखता है अपने आईआईटी जेईई के एग्जाम के लिए। बट हम लोग आईआईटी जेईई के एग्जाम के लिए तत्काल यहाँ पर वीडियो नहीं बना रहे हैं। हम लोग 11th-12th के एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, और इसलिए हम लोग इस चैप्टर को एक साथ बैठ मिलके पढ़ लें। उसके बाद हमारे पास आता है सेट थ्योरी। उसके बाद चौथा चैप्टर आ जाता है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन के बाद हमारे पास पांचवा चैप्टर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री 3 टॉपिक्स है इसमें। ट्रिगोनोमेट्री में एक पहला टॉपिक जिसे हम लोग T1 कहेंगे, और इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं। तीसरा ट्रिगोनोमेट्री T2 कहेंगे, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे। और तीसरा टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ये 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यदि जब आप इस टॉपिक का कंसेप्ट नहीं है मालूम, तो आगे मैथमेटिक्स में आपको हर जगह ट्रिग्नोमेट्री का यूज आएगा, और आप उस फॉर्मूले को यदि अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। चाहे वो कैलकुलस पढ़ रहे हो, चाहे आप कभी कभी कोऑर्डिनेट में भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बेटर यूज आता है, जिसमें कि आपको स्टडी होनी चाहिए। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री समाप्त करने के बाद 11th के सिलेबस में हमारे पास छठा टॉपिक हम लोग फिर से अलजेब्रा में चले जाएंगे, जिसमें कि सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज। 7th टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 8वां टॉपिक आपका बाइनोमियल थ्योरम। इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के पहले मे बी कि एक सिलेबस में एक टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन। इस टॉपिक को पढ़ने से क्या होता है कि इन दोनों टॉपिक के लिए, खास करके बाइनोमियल थ्योरम के लिए, हमें समझ में आ जाती है कि आखिर हम लोग किस तरह के फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं और किस कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। तो मैथमेटिकल टॉपिक से इंडक्शन एक छोटी सी टॉपिक है, जिसे 11th में ही पढ़ी जाती है, और +2 11th के सिलेबस के अनुसार हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट आईआईटी जेईई या जेईई एंट्रेंस के लिए इस टॉपिक्स का आज के डेट में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई किसी भी तरह का क्वेश्चंस नहीं पूछी जा रही है। हाँ, आज से 10 साल 15 साल पहले जो हमारे पास पुराने सिलेबस थे आईआईटी जेईई के, तो वहां पर एक निश्चित ही एक मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चन पूछी जाती थी, जब हमारे यहाँ आईआईटी जेईई का सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करता था। बट जब सब्जेक्टिव एग्जाम का कंसेप्ट हटके ये ऑब्जेक्टिव पे आया है, तो हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चंस नहीं पूछी जा रही है। उसके बाद ये टॉपिक अलजेब्रा का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टडी करते हैं अगला टॉपिक के लिए,
अगले टॉपिक में क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे फर्स्ट टॉपिक आप पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, पॉइंट का स्टडी जो है आप लोगों ने 10th के सिलेबस में भी पॉइंट का स्टडी किया है, और उसी 10th के सिलेबस का ही बस कंसेप्ट को और से रिवाइज करके पॉइंट को रखा गया है, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन टॉपिक शुरुआत होती है और स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन में हम लोग किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए, या उसका परपेंडिकुलर लाइन लिखने के लिए, पैरेलल लाइन लिखने के लिए, या किसी भी पॉइंट से किसी स्ट्रेट लाइन की दूरी निकालने के लिए इस तरह का फॉर्मूला का यूज करते हैं और उसमें पढ़ते हैं। और उसके बाद स्ट्रेट लाइन के कितने फॉर्म होते हैं, वो सारे फॉर्म की स्टडी इसमें हम लोग करते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाता है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सर्कल। इसके साथ में स्ट्रेट लाइन के बाद एक टॉपिक आती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चंस 11th-12th में नहीं पूछी जाती है। ये क्वेश्चंस इस चैप्टर से हम लोग डायरेक्ट IIT JEE के क्वेश्चंस में, IIT JEE के JEE मेन में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछी जाती है, और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट 11th-12th में इसका कंसेप्ट नहीं दिया गया है, बस थोड़ी सी बात हल्की सी जाननी होती है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है। तो जैसे जिस तरह से NCERT का चैप्टर आएगा, NCERT का जो एक्सरसाइज आएगा, उसमें जैसे जैसे जिस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी मैं कॉन्सेप्ट देते जाऊंगा, और साथ में NCERT के कुछ सिलेबस को, एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर आता है सर्कल। तो सर्कल चैप्टर में हम लोग NCERT के लेवल के हिसाब से पढ़ेंगे, और साथ में हम लोग फिर बाद में और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें कि JEE एंट्रेंस के लिए भी हम लोग उस चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, तीसरा आता है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन में 3 टॉपिक हम लोग कंसीडर करते हैं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। कोनिक सेक्शन में इन तीनों टॉपिक को पढ़ा जाता है। ऐसे कोनिक सेक्शन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन या सर्कल, ये दोनों भी कोनिक सेक्शन से ही डेवलप होता है, बट हम लोग इसको डायरेक्ट सर्कल के प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी पढ़ लेते हैं। सर्कल के प्रॉपर्टीज के हिसाब से या सर्कल का जो नियम है उस हिसाब से भी पढ़ते हैं, और उस हिसाब से इसका इक्वेशन निकालते हैं। बट लेकिन कोनिक सेक्शन का ही ये भी पार्ट एक जो है, ये दोनों चैप्टर कोनिक सेक्शन का ही पार्ट है। यदि जब माना जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 11th और 12th में 2 ही चैप्टर है। एक पहला चैप्टर पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, और दूसरा चैप्टर कोनिक सेक्शन ले लेंगे। कोनिक सेक्शन के ही अंदर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा और सर्कल आएगा, और उसके बाद ये पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। बट NCERT के सिलेबस में कोनिक, इन दोनों चैप्टर को सेपरेट कर दिया गया है, और कोनिक सेक्शन में सिर्फ इसको लिखा गया है। तो ठीक है, हम लोग उस हिसाब से ही फॉलो करेंगे, जिस हिसाब से कि NCERT के एक्सरसाइज सॉल्व हो और हम लोग को सही से समझ में आ जाए। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हमारे पास चैप्टर बचता है। इसमें कुछ जो 11th-12th के चैप्टर से रिलेट करते हैं, हम लोग 12th के चैप्टर से इसको रिलेट करते हुए सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। जैसे पहला चैप्टर, एक चैप्टर आता है लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो लिमिट तो पूरा कंसेप्ट इसका 11th में है, लेकिन डेरिवेटिव का हाफ पार्ट, मतलब यानी कि किसी भी फंक्शन का
जो हम लोग जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो मेथड ऑफ डिफ्रेंसिएशन चला जाता है 11th-12th के सिलेबस में, और डिफ्रेंसिएशन का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग डिफ्रेंसिएशन का इंट्रोडक्शन पार्ट 11th में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा चैप्टर आता है इसमें, ये क्या बात है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। उसके बाद ये कैलकुलस का ये पोर्शन हुआ, ये हम लोग कैलकुलस में पढ़ते हैं। ठीक है, लिमिट एंड डेरिवेटिव का छोटा सा पोर्शन इसमें 11th में डाल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल रीजनिंग। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में दो टॉपिक्स है, जो कि 11th-12th के साथ साथ इसका प्रोबेबिलिटी का एकदम शुरुआती पोर्शन, इंट्रोडक्शन पोर्शन 11th में है, बट उसका एप्लीकेशन और साथ में आगे का चैप्टर हमारा 12th में। इसलिए हम लोग यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स को ज्यादा फोकस करते हैं। जो 11th का सिलेबस जो बच्चे एग्जाम देंगे 11th के लिए, वो स्टैटिस्टिक्स से उसका क्वेश्चन रहेगा, 11 प्रोबेबिलिटी से भी रहेगा, लेकिन इसमें बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है प्रोबेबिलिटी का, वो इंट्रोडक्शन पार्ट सिर्फ हम लोग इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी पूरा चैप्टर हमारा 12th में आएगा। और मैथमेटिकल रीजनिंग एक छोटा सा चैप्टर है, जिसमें कि हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कहें या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाती है मैथमेटिकल रीजनिंग से यहाँ से, और इसके लिए हम लोग एक छोटा सा चैप्टर है जिसका कि इंट्रोडक्शन पोर्शन ही पढ़ना होता है, और इस चैप्टर को हम लोग सबसे अंत में पढ़। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, यदि इसको हम मिटा लेते हैं, मिटाने के बाद हम लोग 12th के सिलेबस को का भी डिस्कशन कर लेंगे कि 12th के सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th में। सबसे फर्स्ट हम लोगों हमारे पास सेट थ्योरी के बाद रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, यानी कि 2। हमने रिलेशन एंड फंक्शन की बात यहां पर भी 11th के चैप्टर में भी किया था कि 11th में भी रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है। तो दोनों चैप्टर का आधा आधा पोर्शन 11th में है और आधा पोर्शन 12th में है, जिसकी वजह से कि हमको दोनों, या तो कभी कभी जब IIT JEE का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं लोग, या JEE को कंसेप्ट को में रख के दिमाग में रख के काम करते हैं, तो दोनों को एक साथ पढ़ लिया जाता है। लेकिन जब हम लोग सिर्फ NCERT के बेस्ड पढ़ते हैं और NCERT के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो रिलेशन का पहला पार्ट और फंक्शन का पहला पार्ट 11th के सिलेबस में है, और रिलेशन का एंड फंक्शन का दूसरा पार्ट जो है वो 12th के सिलेबस में है। CBSE से इन दोनों चैप्टर से और एक चैप्टर इसमें और जोड़ दिया जाएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसे हम लोग शॉर्ट में ITF लिखते हैं। इन दोनों चैप्टर को मिला के 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछी जाती है। और ये दोनों यदि NCERT के सिलेबस को, NCERT के चैप्टर को, है ना, NCERT के चैप्टर को यदि हम लोग स्टडी करें और सारे क्वेश्चन को अच्छे से बना लें 1-2 बार 3 बार, तो फिर 10 मार्क्स के लिए हमें 10 मार्क्स के लिए हम तैयार हो जाते हैं CBSE के अलावा। इसके बाद हमारे पास चैप्टर चलता है कैलकुलस। कैलकुलस में आपको मैं बता चुका हूं कि कैलकुलस का लिमिट और डेरिवेटिव, यहां से कैलकुलस शुरू हो जाती है, यानी कि लिमिट एंड डेरिवेटिव को 11th में अच्छे से पढ़ना होता है। और यदि इस चैप्टर, दोनों को चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आप यहाँ पर पहला चैप्टर जो इसका है 12th का, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग दूसरे चैप्टर के हिसाब से पढ़े,
12th के सिलेबस में कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को सीखने के लिए हमें लिमिट एंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट मालूम होनी चाहिए। अर्थात यानी कि जब भी हम लोग यदि स्टार्ट करें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तो थोड़ी सी, यदि मैं पहले पढ़ चुका हूं यदि लिमिट और डिफरेंशिएशन थोड़ी बहुत, तो हम लोग यहाँ पर भी उसका स्टडी हल्का सा रिवीजन करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करेंगे। दूसरा, इसके बाद आता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में जो इंट्रोडक्शन पोर्शन होता है यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव में पढ़ लेते हैं, और तब वहां वो उन चीजों का कंसेप्ट अच्छे से हो, तब यहाँ पर हम लोग आगे के मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन को सही से कंसीडर कर पाते हैं। तीसरा चैप्टर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहला चैप्टर टेंजेंट नॉर्मल एंड नॉर्मल, दूसरा चैप्टर रेट मेजर, तीसरा चैप्टर अप्रॉक्सीमेशन, चौथा चैप्टर आप मोनोटोनिसिटी, और पांचवा चैप्टर मैक्सिमा मिनिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमम। तो ये डिफरेंशियल पार्ट है 12th का, जिससे कि हम लोग को लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछी जाती है। 20 नहीं, इसको हम लोग 19 मार्क्स का लिख सकते हैं। यानी कि आप यदि यहाँ से ये सिलेबस स्टार्ट करें और ये होते हुए एप्लीकेशन होते हुए ये 5 चैप्टर पढ़ लें तो आपका 19 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अब कैलकुलस के लिए मैं बता दूं, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार किसी चैप्टर को या किसी क्वेश्चन को या किसी टाइप के क्वेश्चंस को बनाएंगे, आपका कैलकुलस पोर्शन उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, अब अगला चैप्टर हम लोग चलते हैं इंटीग्रल पोर्शन। अगला चैप्टर हम लोग चलते हैं इंटीग्रल पोर्शन। अगला चैप्टर हम लोग इंटीग्रल पोर्शन में सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना होता है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, किसी भी फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालने के लिए सीखना होता है। दूसरा, इसमें डिफिनिट इंटीग्रेशन, और उसके बाद तीसरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, या एरिया के फॉर्म में इसको पढ़ते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है। इन दोनों टॉपिक को यदि आप पढ़ लें तो 19 मार्क्स का यहां से भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 19 मार्क्स का इंटरमीडिएट में या +2 में आप जब फाइनल एग्जाम दे रहे होते हैं तो आपके सिलेबस के हिसाब से, आपके एनसीईआरटी के चैप्टर के हिसाब से आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन प्लस डेफिनिट इंटीग्रेशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को मिलाकर 19 मार्क्स का क्वेश्चन पूछी जाती है। और 19 मार्क्स का क्वेश्चन आप यदि मेहनत करते हैं तो एकदम निश्चित ही आपको इसमें प्राप्त हो पाएगी। उसके बाद हम लोग चौथा चैप्टर इसमें, या एक डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एक चैप्टर होगा जिसमें कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का यूज होता है, और यूज होने के बाद ये इस चैप्टर को हम लोग पढ़ पाते हैं। इससे +2 के एग्जाम में 6 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है, और जिसमें कि 3 टॉपिक होता है। तीनों टॉपिक को हम लोग को 3 तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होता है।
और हम लोग उसके बाद हम लोग इससे 6 मार्क्स का कोड नंबर का क्वेश्चन उठा सकते हैं। अब एक चीज इसमें और समझने वाली बात है कि जब आप मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, चाहे थोड़ी सी कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं, चाहे इंटीग्रेशन पढ़ते हैं और डिफरेंट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो इन चैप्टर को सॉल्व करके यानी सीखने के लिए, क्योंकि ये 4 चैप्टर जो है कैलकुलस का सीखने वाली चीज है, लर्न करने वाली चीज है, तो इसका मतलब है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लगाना पड़ेगा। यदि जहां आप एनसीईआरटी के साथ साथ इसमें आरडी शर्मा को फॉलो कर लेते हैं तो आपका ये चैप्टर मजबूत हो जाती है और इससे क्वेश्चन नहीं बनने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है, यदि आप इसको आरडी शर्मा से फॉलो कर लेते हैं तो। बट हम जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और साथ में कुछ जो क्वेश्चन सीबीएसई से पूछा गया है एग्जाम में वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बात आती है इसके अगले चैप्टर की। तो यहां पर देख लें 10 मार्क्स का ये हो गया, 19 मार्क्स का ये हो गया, टोटल 29 हो गया। 29 प्लस 9 90, 29 प्लस 19 हो गया 48, 48 प्लस 6 हो गया 54। अब फिर भी बच जाती है 46 मार्क्स का क्वेश्चन। अब वो चैप्टर है सबसे पहले वेक्टर एंड 3D, इनसे 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछी जाती है। उसके बाद वेक्टर और 3D के बाद हमारे पास एक चैप्टर होता है जो कि शुरुआत में ही हम लोग पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान चैप्टर है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ये 13 मार्क्स का ये चैप्टर होता है। इसको हम लोग या तो कैलकुलस शुरू करने से पहले या किसी भी चैप्टर को शुरू होने से पहले सबसे पहले हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं। इसको स्टडी इसलिए करते हैं क्योंकि इससे इसका किसी का कोई रिलेशन नहीं होता है। इसको जब चाहे तब पढ़ सकते हैं, चाहे इसको अंतिम में पढ़ लें, चाहे इसको आप शुरुआत में पढ़ लें, चाहे बीच में कभी इच्छा हो कि नहीं हम मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ लेते हैं तो वहां से भी पढ़ सकते हैं, कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 मार्क्स का ये चैप्टर होता है जिसमें कि ये आसान 2 चैप्टर है, एक मैट्रिसेस है और डिटर्मिनेंट है, और कुछ जो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को मिलाकर एक चैप्टर बनाया गया है जिसमें कि 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और सीबीएसई में ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों को पास कराने के लिए। जब बच्चे हमारे पास बहुत सारे लेवल के बच्चे होते हैं, कोई कैलकुलस नहीं समझ पा रहा है या कैलकुलस में दिक्कतें आ रही हैं, तो लेकिन पास तो उसे करनी पड़ेगी। इस हिसाब से हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को उस बच्चों को यदि बच्चा स्टडी कर ले तो इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। यहाँ से 13 मार्क्स का क्वेश्चंस बनाया जा सकता है +2 के एग्जाम में। इसके बाद आती है एक चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग LPP, इसको छोटा सा बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछी जाती है और ये भी तत्काल आपके हिसाब से कोई भी इसमें टिपिकल नहीं होता है, ये आसान चैप्टर होता है। इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से बनाया जाता है और डायरेक्ट 6 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन पूछी जाती है। यदि आप थोड़ा सा भी 1-2 दिन इस पर मेहनत कर लें तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है इसमें प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी यदि जहां आप इसको सिस्टमेटिकली यदि आपने एलिमेंट के प्रोबेबिलिटी को अच्छे से स्टडी कर लिया, समझ लिया, तो ये भी आगे समझने में दिक्कतें नहीं आती हैं। ऐसे जितने भी चैप्टर्स हैं इसमें से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर मैं मानता हूं कि प्रोबेबिलिटी होता है, इसलिए क्योंकि इसमें जो है थोड़ी सी एनालिसिस करने की कैपेबिलिटी बच्चों में होनी चाहिए, जो कि कोई किसी टीचर के द्वारा उसमें या तो तैयार किया जा सकता है या उसको या खुद से वो तैयार कर पाते हैं। लेकिन जनरली
इसमें बच्चों का सहयोग यानी कि जो सीखने वाले हैं लर्नर का सहयोग होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसी की एनालिसिस पावर से हम उस पर कुछ क्वेश्चंस को बता सकते हैं और बनवा सकते हैं। और इससे भी 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछी जाती है। इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मैथमेटिक्स में ये चाहते हैं कि भाई हमसे यदि मैथमेटिक्स नहीं हो पा रहा है, यदि हम लोग लास्ट पोजीशन में चल रहे हैं, 2 महीना 3 महीने के बचे हुए हैं एग्जाम के और हमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो हमें कैसे क्या करना चाहिए कि मैं पास कर जाऊं या अच्छे से नंबर लेता हूं। मैं उसके लिए भी एक थोड़ा सा बता रहा हूं कि आपको किन किन टॉपिक को अच्छे कर लेंगे तो आप पास आराम से कर सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास बचता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जिसको कि हम लोग यदि स्टडी करें तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं, चाहे उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी या सीखने की कैपेबिलिटी मैथ्स में कितना भी कमजोर क्यों ना हो, वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट को आराम से सीख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसके बाद आता है वेक्टर से और 3D थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है बट लेकिन आप मेहनत करेंगे तो 3D भी सीख सकते हैं। यदि वेक्टर और 3D को यदि पढ़ा जाए तो ये यहां से भी 17 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उसके बाद बचता है लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी बहुत भास्ट नहीं होता, ये भी आसानी से बन जाती है। उसके बाद आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप एनसीईआरटी के लेवल में या एनसीईआरटी के लेवल से देखें तो ये बहुत ही आसान और छोटा सा टॉपिक होता है, जिसमें कि आप कम से कम 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलके ये 10 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, लेकिन यहां से ही 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए यहां से भी आप कर सकते हैं। तो मिला जुला के ये हो गया 17 और 30 तो टोटल हो गया 30 प्लस 6 36 और फिर ये 6 42, लगभग आप पास के लेवल में कैटेगरी में चले गए। आप थोड़ी सी भी यदि आप इस पे मेहनत किए हैं कैलकुलस पे, क्योंकि कैलकुलस जो है ये बहुत मैग्नीट्यूड रखता है प्लस 2 के सिलेबस के हिसाब से। प्लस 2 में आप जब पढ़ रहे हैं तो कैलकुलस के लिए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लगभग 44 मार्क्स का क्वेश्चन पूछी जाती है, और 44 मार्क्स का क्वेश्चन एक लॉट ऑफ नंबर होता है। इसके लिए आप यदि जहाँ ये छोड़ के चल रहे हैं तो इतना आप 42 मार्क्स से ज्यादा पर क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, या अधिक से अधिक आप एक चैप्टर बचता है प्रोबेबिलिटी, यदि जहाँ आप लर्निंग कैपेबिलिटी सही है तो प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, लेकिन आपको कैलकुलस को छूना ही पड़ेगा यदि जहाँ इससे ज्यादा मार्क्स लाना पड़ता है। तो मैं मानता हूं कि यदि कैलकुलस एक बहुत ही आसान टॉपिक होता है, जो लोग मेहनती होते हैं, जो लेबोरियस बच्चे हैं, जो लेबोरियस लड़के हैं, वो कैलकुलस उसके लिए बहुत आसान है। यानी कि इसका मतलब है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप इस पर क्वेश्चंस बनाते हैं, मेहनत करते हैं, कॉपी और कलम पर आप बना रहे हैं क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं, तो निश्चित है कि आपको कैलकुलस सीखने से कोई नहीं रोक सकता। आप कैलकुलस सीख जाएंगे आराम से यदि जहां आप मेहनत कर रहे हैं। तो यदि जो बच्चे थोड़ा सा कम मेहनती होते हैं, वो कैलकुलस में मेहनत नहीं करते हैं, तो उससे दिक्कतें आएंगी बहुत ज्यादा कैलकुलस से। इसलिए यदि आप माइंड को ये सेट कर लें कि हमें कैलकुलस पर लेबर कर लेना है, तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यदि जहां आप कैलकुलस को छोड़कर चलते हैं तो फिर आप अधिक से अधिक 40-50 मार्क्स का क्वेश्चन कर पाएंगे, इससे अधिक करने से नहीं कर सकते, क्योंकि 44 मार्क्स का सिर्फ कैलकुलस से क्वेश्चन आती है, और कैलकुलस के लिए आपको लेबर करना पड़ेगा। ठीक है, ये आज का वीडियो हमने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कि क्या क्या और किस तरह के सिलेबस को पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे उसमें हम लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, या जहां से हमने स्टार्ट किए कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे, और उस बेसिक कॉन्सेप्ट पर जो भी क्वेश्चन हो सकेगा थोड़ी बहुत हम लोग करेंगे, और उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम लोग एनसीईआरटी के सिलेबस यानी 1.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे और अंत तक पहुंचेंगे। दैट्स ऑल।